एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अगला बिंदु पादप जगत प्लांट किंगडम है। इनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं। यूकेरियोटिक शब्द का आशय है कि जिसमें विकसित केंद्रक उपस्थित है और सभी कोशिकांग, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाए कह रहे हैं, वो सभी उपस्थित होते हैं। वो कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होती है। और क्या विशेषता होती है, तो इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऐसे सभी जीवों को पादप कहा जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होने से ये पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कुछ पादप कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी रूप से भी पाए जाते हैं, जो कि विषम पोषित होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ब्लैडर वर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे हैं तथा अमरबेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण होता है। ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप तथा अमरबेल नामक जो पादप होते हैं, वो अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और क्या विशेषता है प्लांटी किंगडम के बारे में, तो प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया है। इन सभी को प्लांटी जगत में रखा गया है। पादप के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था तथा दूसरी अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था होती है। द्विगुणित अवस्था से आशय है कि कोशिका जो होती है वो 2n होती है, और अगुणित का मतलब कि कोशिका के अंदर n गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 2n जो कोशिका होती है वो बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है, और जो अगुणित अवस्था होती है उसे हम युग्मोद्भिद अवस्था कहते हैं। तो पादपों में दो ही अवस्था पाई जाती है, एक तो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है और दूसरी युग्मोद्भिद अवस्था होती है। इन दोनों पीढ़ियों में पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण से आशय है कि ये दोनों अवस्थाएं, ये बीजाणुद्भिद अवस्था जैसे और ये युग्मोद्भिद अवस्था जो है, एक क्रम से लगातार चलते रहते हैं। पहले बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी, उसके बाद में युग्मोद्भिद अवस्था आएगी, पुनः बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी, फिर युग्मोद्भिद अवस्था आएगी। तो इन पीढ़ियों के अंदर एकांतरण पाया जाता है, एक के बाद एक ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई, और ये मुक्त जीवी है या दूसरों पर निर्भर है के अनुसार विभिन्न विभिन्न होती है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। इसका अर्थ है कि जब नर पुष्प और मादा पुष्प के बीच में संलयन की प्रक्रिया होगी, तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसको हम युग्मनज कहते हैं, जो कि 2n होता है। ये विभाजन के बाद में पुनः अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है, और ये बीजाणु युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये अवस्थाएं लगातार चलती रहती है। पहले बीजाणुद्भिद अवस्था होगी, इन बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मोद्भिद अवस्था बनेगी, इनके बीच में पुनः संलयन होगा, संलयन होने के बाद में वापस युग्मोद्भिद अवस्था चलेगी। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणुद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं, और इसका विस्तृत अध्ययन अध्याय 3 में किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये बीजाणुद्भिद अवस्था होगी पहली। इन बीजाणुद्भिद अवस्था के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, इनके बीच में संलयन की प्रक्रिया होगी और इससे युग्मनज का निर्माण होगा। ये युग्मनज जो होगा वो युग्मोद्भिद अवस्था पुनः बीजाणुद्भिद अवस्था को बनाएगा, और इनके मध्य में युग्मोद्भिद अवस्था का निर्माण भी होता है। तो इस तरह से ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है।
इसके बारे में और अध्ययन अगले अध्याय में किया जाएगा। दूसरा जो जगत होता है उसे जंतु जगत या एनिमेलिया किंगडम कहा जाता है। इसके सभी जीव विषमपोषी और यूकेरियोटिक होते हैं। विषमपोषी शब्द का आशय है कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाते और पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका तात्पर्य है कि विकसित केंद्रक होता है और सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। बहुकोशिक होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर के इसका शरीर बना होता है। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये अंतर होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रह करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जंतु जो अपना भोजन संग्रह करते हैं वो किस रूप में करते हैं। तो भोजन संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। पौधों के अंदर जंतुओं के अंदर जो भोजन संग्रह होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है और पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में किया जाता है। इनमें प्राणी सम पोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। हमें पता है कि हमें पोषण जो प्राप्त करना होता है उसके लिए हमें मुख से भोजन चबाना पड़ता है। उसके पश्चात हमारे भोजन ग्रहण करने के लिए पाचन तंत्र उपस्थित होता है और फिर हमारे भोजन का पाचन होता है। तो एक वृद्धि के लिए एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी और तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। इनके बारे में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे कि जंतु जगत की और क्या क्या विशेषता होती है। इसके बाद में हम विषाणु, वायरस, वायरॉइड, प्रियोन तथा लाइकेन का अध्ययन करेंगे। वीटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाएगा। हम सभी कभी न कभी जुखाम तथा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं होता है। वायरस को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वायरस कोशिका में रहने पर जीवित लक्षणों को प्रदर्शित करता है, सजीव के जैसे कार्य करता है, जबकि बाहरी वातावरण के अंदर वह निर्जीव के समान कार्य करता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि विषाणु वायरस के अंदर सजीव के लक्षण भी उपस्थित होते हैं और निर्जीव के लक्षण भी उपस्थित होते हैं। जब वायरस वातावरण में रहेगा मुक्त रूप से तब वह निर्जीव के समान कार्य करता है और जब यह किसी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ वह सजीव हो जाएगा और उस प्रकार से कार्य करेगा। तो ये जो लक्षण हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो खोजा गया वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था। यहाँ पर ये जीवाणु भोजी की संरचना दिखाई गई है जो एक प्रकार का वायरस होता है। सजीवों की कोशिका संरचना होती है। सजीव कोशिका में और वायरस में क्या अंतर होता है? इनको अलग अलग क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सजीव जो होते हैं उनकी कोशिका की निश्चित संरचना है। जो जंतु कोशिका होती है उसकी निश्चित संरचना है, पादप कोशिका उसकी निश्चित संरचना होती है, लेकिन वायरस की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। ये अकोशिक होते हैं, इसीलिए इनको पादप और जंतु वर्ग में किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। इनको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस अकोशिक जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार ये जो कोशिका का संक्रमित कर देती है तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार भी सकते हैं। वायरस का अर्थ विष अथवा विषैला तरल होता है। इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के
रोगाणुओं का पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजेरिनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों के रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। इन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रमित जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इन रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वायरस की सबसे पहले जो खोज करी थी वह इवानोवस्की ने करी थी, जो कि तंबाकू के मोजेक रोग में करी थी। किसने बताया था? तरल को नाम किसने दिया था? संक्रमित जीवित तरल तो बेजेरिनेक ने दिया था। और इनको अलग करने का काम किसने किया था? तो स्टानले ने किया था। और क्या विशेषता होती है वायरस के अंदर? तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं जो RNA तथा DNA हो सकते हैं। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इनका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। ये जिस प्रकार से अगर वायरस की संरचना होती है तो वायरस की संरचना में इसके मध्य भाग के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और इसके बाहर एक प्रोटीन का खोल पाया जाता है जिनको कैप्सिड के कवर कहा जाता है। ये संरचना बैक्टीरियोफेज की बताई गई है जो ऊपर दिखाई गई थी। बैक्टीरियोफेज का ये शीर्ष पाया जाता है। इस शीर्ष के अंदर इसके मध्य भाग के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है और ये आनुवंशिक पदार्थ RNA अथवा DNA हो सकता है। इसके बाहर जो ये शीर्ष बना हुआ है, इसका जो आवरण बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना होता है जिन्हें पेटिकांशक या कैप्सिड कहा जाता है। इसके आधार पर कॉलर लगी होती है और ये इसका टेल पूंछ वाला भाग पाया जाता है। इस पर अनेक पूंछ भाग पर अनेक पूंछ तंतु उपस्थित होते हैं जो इन्हें किसी संरचना पर कोशिका पर चिपकने और गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहा जाता है और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकांशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन के जो आवरण पाए जाते हैं इन्हें कैप्सिड कहा जाता है और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकांशक कैप्सोमियर कहा जाता है से मिलकर बनते हैं। जो हमने ऊपर संरचना देखी थी वही कैप्सोमियर की संरचना होती है। यह कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। इसका अर्थ यह है कि ये जो शीर्ष में संरचना पाई जाती है ये कैप्सिड कहलाते हैं और ये अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका कार्य होता है। पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता, बोना तथा अवरुद्ध होना, वृद्धि होना इनके लक्षण होते हैं। उसके पश्चात वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। इनको वायरॉइड कहा गया था। वायरॉइड में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं इनका अभाव होता है, इसीलिए यह वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के RNA का आणविक भार कम था, तो वायरस से जो छोटे होते हैं आकार के अंदर उनको वायरॉइड कहा था। अगला जो प्रियोन होता है वो क्या होते हैं? आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से
फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग प्रियोन कहा। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार ही CR जैकब रोग होता है। तो यह रोग जो है वह प्रियोन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अंतिम जो बिंदु है वो हमारा लाइकेन बिंदु होता है। लाइकेन क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात कि पारस्परिक उपयोगी सहवास से होता है, जिसमें शैवाल का जो घटक भाग लेता है उसको शैवलांश और कवक का जो घटक भाग ले रहा है उसको माइकोइड या कवकांश कहा जाता है। अर्थात शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। शैवाल क्रमशः स्वपोषी और परपोषित होते हैं। इनमें शैवाल और कवक जो पाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है? शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है, क्योंकि शैवाल के अंदर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो शैवाल भोजन का निर्माण करता है और ये भोजन कवक को भी उपलब्ध कराता है। कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज और जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो इसका अनुमान लगाना असंभव है कि ये दोनों विभिन्न विभिन्न जीव होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। तो इस प्रकार से लाइकेन के सहजीवी संबंध के लिए शैवाल और कवक दोनों का एक साथ रहना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी लाइकेन का निर्माण होता है, जिसमें शैवाल पोषण प्रदान करता है, भोजन का निर्माण करता है और कवक आधार प्रदान करता है, खनिज लवण जल को उपलब्ध करवाता है भोजन संश्लेषण के लिए।